कभी ये सोचा है कि नेपाल की राजनीति में कुछ चेहरे मतलब वही चेहरे दशकों से क्यों दिख रहे हैं? ये सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है। सच पूछे तो दुनिया भर की राजनीति में ये बात उठती रहती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब ना कई परतों में छिपे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे राजनीतिक चक्र के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और इस पहेली को समझने के लिए जरा नेपाल के इन बड़े नेताओं के बारे में सोचिए। ये वो नाम है जो दशकों से राजनीति के शिखर पर हैं। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या आकर्षण या डर है जो इन नेताओं को अपनी कुर्सी से इतनी मजबूती से जोड़े रखता है। देखिए, राजनीति सिर्फ जनसेवा का माध्यम नहीं है। इसके साथ रुतबा, असर और संसाधनों पर कंट्रोल जैसी कई चीजें भी आती हैं। और ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। ये तो खैर एक इंसानी फितरत है जो हमें दुनिया भर में देखने को मिलती है। और हाँ, ये नेता इस खेल में अकेले नहीं हैं। इतने सालों में इन्होंने बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी और सुरक्षा बलों के साथ एक बहुत मजबूत नेटवर्क बना लिया है। यही नेटवर्क उनकी ताकत को बनाए रखता है और किसी भी नए चैलेंजर के लिए रास्ता लगभग बंद कर देता है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो है डर। सत्ता से हटने का मतलब सिर्फ प्रभाव खोना नहीं होता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी सुरक्षा कम हो जाए या फिर पुराने भ्रष्टाचार के मामले खुल जाएं। तो एक तरह से सत्ता में बने रहना एक सुरक्षा कवच जैसा भी काम करता है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत वजह, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए अब जरा राजनीतिक पार्टियों के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। पार्टियों के अंदर की सबसे बड़ी चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। मतलब अगर नई प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर लीडरशिप में बदलाव आएगा कैसे? तो सवाल ये है कि ये कंट्रोल काम कैसे करता है। देखिए, पार्टी की जरूरी कमिटियों से लेकर चुनावी टिकट किसे मिलेगा, हर चीज पर टॉप नेताओं का कब्जा होता है। यहाँ तक कि पार्टी के पैसे पर भी उनका असर होता है। तो जब हर फैसले पर उनका कंट्रोल हो तो भला कौन उनके खिलाफ आवाज उठाएगा? भले ही लोग नए चेहरों की मांग करें, लेकिन जो नए नेता उभर रहे हैं उनके लिए पहचान और भरोसा बनाना एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। और मजे की बात यह है कि पार्टियों की जो यूथ विंग होती है ना, वो भी सीनियर नेताओं के ही कंट्रोल में होती हैं। तो वो नए लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, अब जरा पूरी तस्वीर को और बड़े पैमाने पर देखते हैं। मतलब वो कानूनी और सामाजिक ताकतें जो इस पूरे सिस्टम को जस का तस बनाए रखती हैं। और ये शायद सबसे बड़ी वजह है। जब रिटायरमेंट के लिए कोई नियम ही नहीं है, न कोई उम्र की सीमा, न कोई कार्यकाल की, तो नेता तब तक सत्ता में बने रह सकते हैं जब तक उन्हें जबरदस्ती हटाया न जाए। और ऐसा होता बहुत कम है। वोटर्स में भी एक साफ बंटवारा दिखाई देता है। शहरों के और युवा वोटर्स बदलाव चाहते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में वोट अक्सर पार्टी, जाति या लोकल कनेक्शंस के आधार पर पड़ते हैं। और यही पारंपरिक वोट बैंक इन पुराने नेताओं की सत्ता को और मजबूत करते हैं। लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन ये गुस्सा बिखरा हुआ है। विपक्ष खुद बंटा हुआ है, नई पार्टियां टिकने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और वोटर्स किसी एक मजबूत विकल्प के पीछे एकजुट नहीं हो पाते। और इसी बिखराव का फायदा पुराने नेताओं को मिलता है और वो बार बार सत्ता में लौट आते हैं। तो इन सभी बातों को जोड़ने के बाद चलिए अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं और उसका एक सीधा सा जवाब ढूंढते हैं। तो संक्षेप में कहें तो जवाब 3 हिस्सों में है। पहला, सिस्टम उन्हें रुकने की इजाजत देता है। दूसरा, पार्टियां खुद उन पर निर्भर हैं। और तीसरा, कोई भी नया नेतृत्व इतना संगठित समर्थन नहीं जुटा पाया जो इनकी जगह ले सके। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पार्टी की मजबूरियों और सिस्टम की कमजोरियों से बनी इस मजबूत चक्र को तोड़ने के लिए आखिर करना क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही नेपाल का भविष्य तय करेगा।